नमस्कार सभी को दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के नए दावे को जो उन्होंने किया है भारत के सर क्रीक को लेके। समझेंगे कि आखिर ये विवाद बार बार उठता क्यों है, इस पे भारत की स्थिति क्या है, हमारे रक्षा मंत्री ने इस पे क्या बयान दिया है और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या सर क्रीक के हिस्से के लिए भविष्य में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो सकता है। तो आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं ताकि आप ये भी समझ पाएँ कि आखिर सर क्रीक की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, इसके पीछे का पूरा इतिहास, इसके पीछे की पूरी राजनीति और इसके पीछे का जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है, सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब हम बात इंडिया पाकिस्तान की करते हैं तो हमारे जहन में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो कश्मीर है। इस लिहाज से हो सकता है आपको सर क्रीक पहली नज़र में एक छोटा सा विवाद लगे, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है जब आप इसके लोकेशन पे ध्यान देते हैं। सर क्रीक गुजरात के कच्छ क्षेत्र और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच में करीब 96 किलोमीटर का एक लंबा दलदली क्षेत्र है। इलाका दिखने में बंजर, दलदल से भरा हुआ और महत्वहीन तो लगता है, लेकिन इसकी असली अहमियत छिपी हुई है समुद्र और संसाधनों में। इस एरिया से जुड़ा हुआ है बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अधिकार और तेल गैस जैसे समुद्री संसाधनों पर क्लेम। तो उम्मीद कर रहा हूँ अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि सर क्रीक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक एक्सक्लूसिव राइट देता है समुद्र और उसके संसाधनों के लिए। तो हाल ही में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सर क्रीक को लेकर अपना दावा पेश किया है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़े शब्दों में इसका जवाब भी दिया है कि पाकिस्तान अगर यहाँ पे किसी किस्म की हिमाकत करेगा तो उसका ऐसा जवाब दिया जाएगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। तो राजनाथ सिंह के आप इस बयान से समझ सकते हैं कि सर क्रीक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और उनके शब्द केवल चेतावनी नहीं है बल्कि भारत की सैन्य नीति और हमारी स्ट्रेटजी का स्पष्ट मैसेज है जो हमने पाकिस्तान को हमारे रक्षा मंत्री के स्टेटमेंट के थ्रू भेजा है। लेकिन पाकिस्तान का इस एरिया पे क्लेम करना और भारत का उससे कड़े अंदाज में इसका जवाब देना ये बताता है कि सर क्रीक केवल एक लोकल बॉर्डर इशू नहीं है या संभावित कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। अब जरा सा हम सर क्रीक के विवाद का इतिहास भी समझ लेते हैं। इस विवाद की जड़ें काफ़ी पीछे तक जाती हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब इंडिया में ब्रिटिश राज था, उस समय सिंध जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा नहीं था बल्कि अलग प्रशासनिक इलाके के अंतर्गत आता था। ब्रिटिश मैप्स में सर क्रीक को बाउंड्री लाइन के रूप में साफ नहीं दिखाया गया है। 1958 में पाकिस्तान ने पहली बार इस क्षेत्र को लेकर विवाद उठाया, लेकिन भारत का स्टैंड शुरू से क्लियर है कि बाउंड्री जो है वो मिड चैनल प्रिंसिपल के आधार पर फिक्स की जानी चाहिए, जबकि पाकिस्तान चाहता है कि बाउंड्री पूर्वी किनारे से गुजरे ताकि क्रीक का एक बड़ा हिस्सा उसको मिल जाए। और यही कारण रहा है कि सर क्रीक को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी सहमति नहीं हो पाई। और अगर आप मैप में देखेंगे तो पाएंगे कि सर क्रीक का सीधा संबंध अरब सागर से है और ये पाकिस्तान के समुद्री रास्ते कराची पोर्ट के बेहद करीब है। मुश्किल से 200 किलोमीटर की दूरी होगी। अब कराची की बात करें तो ये पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक हब, फाइनेंशियल कैपिटल और सबसे बड़ी पोर्ट सिटी है जिसकी अर्थव्यवस्था का 60% हिस्सा यहीं से नियंत्रित होता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर सर क्रीक के आसपास कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत के पास सीधा मौका होगा पाकिस्तान की लाइफलाइन यानी कराची को ब्लॉक करने का। और यही वो पॉइंट है जिसको लेके बार बार पाकिस्तान की चिंता और तनाव दोनों झलकता है। हालांकि भारत ने अब तक अपनी ओर से कई बार बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश की है। 1969 से लेकर 2007 तक इस विवाद को बातचीत के जरिए हल करने के कई बार प्रयास हुए, यहाँ तक कि 2007 में ऑलमोस्ट एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट तैयार भी हो गया था, पर पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और आर्मी प्रेशर के चलते ये ड्राफ्ट कभी साइन नहीं हो पाया। भारत का स्टैंड शुरू से साफ है कि सर क्रीक क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है और पाकिस्तान का दावा कानूनी और ऐतिहासिक दोनों आधार पर कमजोर है। लेकिन हाल के महीनों में पाकिस्तान जिस तरह से इस क्षेत्र में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, रडार, कोस्टल पोस्ट और पेट्रोलिंग बोट डिप्लॉय कर रहा है, यह भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा अलर्ट है। और पाकिस्तान बार बार ऐसी कोशिश करता रहता है कि इस मुद्दे को किसी तरीके से जिंदा रखे। आपको याद होगा साल 2019 में पाकिस्तान ने एक नया ऑफिशियल मैप भी रिलीज किया था। उसमें कश्मीर के अलावा गुजरात का जूनागढ़ और सर क्रीक का इलाका भी पाकिस्तान के मैप में दिखाया गया था। अब आप सोचिए 1947 में जूनागढ़ भारत में विलय हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसका सेटलमेंट साफ है। बावजूद इसके पाकिस्तान नक्शे में इस एरिया को अपना बताता है। और ये पाकिस्तान की वही पुरानी स्ट्रेटजी है कि कांस्टेंट एनिमी प्रोजेक्शन, यानी पाकिस्तान की जनता को यह दिखाते रहो कि इंडिया ही सबसे बड़ा दुश्मन है, ताकि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का डोमेस्टिक फेलियर है, इकोनॉमिक कोलैप्स है, राजनीतिक अस्थिरता है, आतंकवाद की समस्या है, सब कुछ इंडिया की दुश्मनी के पीछे छिप जाए। इसीलिए पाकिस्तान का जो भी क्लेम है, उनका जो भी स्टैंड है, उसको आप बिना उनकी मिलिट्री ड्रिवन नेचर के समझ नहीं सकते। आसिम मुनीर जैसे आर्मी जनरल्स पाकिस्तान के अस्तित्व को भारत के खतरे पर ही आधारित बताते हैं। पाकिस्तानी सेना अपने बजट का विशाल हिस्सा ले लेती है, उनकी गरीब जनता को कुछ नहीं मिलता है,
तो इसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ तो चाहिए, इसीलिए बार बार भारत के साथ सीमा विवाद, नक्शे में क्लेम और कश्मीर, जूनागढ़, सरक्रीक जैसे मुद्दों को हवा दी जाती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जैसी हालिया घटनाक्रम के बाद भारत की ओर से भी ये चीज़ साफ है कि अब हम लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो के लिए तैयार हैं। इंडियन नेवी लंबे समय से कराची ब्लॉकेट का अभ्यास करती रही है। और अगर हम बात करें कि मान लो कल को सरक्रीक को लेकर वाकई में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई स्मॉल स्केल वार होती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये होगा कि इंडिया को मौका मिलेगा कराची और सिंध पर प्रेशर डालने का, उनको ब्लॉक करने का। और ऐसी हालत में क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी कमजोर है कि वो लंबा वार झेल नहीं सकते, तो फिर अपना पारंपरिक जो रेटरिक है कि न्यूक्लियर की धमकी देने वाला, वो पाकिस्तान करना शुरू करेगा। लेकिन जैसे कि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बन गया, वैसे ही नया भूगोल क्रिएट करने का खतरा पाकिस्तान के ऊपर हमेशा बना रहेगा। और अगर हम इसको इंटरनेशनल एंगल से देखने की कोशिश करें तो चाइना पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता रहेगा, ये बात हमें आपको सबको पता है। टर्की की बात करें तो ड्रोन और नेवल सपोर्ट हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने किया, तो ये आगे भी करेंगे। और अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें तो जनरली ये लोग न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि गल्फ कंट्रीज एनर्जी सिक्योरिटी के कारण अरेबियन सी में बस स्टेबिलिटी चाहती है। क्योंकि अगर सरक्रीक को लेके टकराव बढ़ता है तो ग्लोबल ऑयल शिपिंग रूट्स पर भी असर पड़ेगा। अब कई एक्सपर्ट्स की राय ये है कि अगर इंडिया डिसाइसिव नेवल स्ट्रेटजी अपनाता है और कराची को ब्लॉक करता है तो यह साउथ एशिया का बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल चेंज होगा 1971 के बाद से। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत प्रोएक्टिव होकर ऐसा कदम उठा सकता है या फिर डिप्लोमेटिकली ही हम पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो आई होप अभी आप समझ गए होंगे कि सर क्रीक का विवाद भले ही देखने में एक नैरो क्रीक का मामला लगे, लेकिन इसकी लहरें दरअसल पूरे सब कॉन्टिनेंट की जियोपॉलिटिक्स तक जाती हैं। कश्मीर के बाद अब गुजरात और सर क्रीक पर पाकिस्तान की नज़र भारत के लिए एक सुरक्षा चैलेंज है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अपनी डोमेस्टिक फेलियर से बचने के लिए आने वाले समय में सचमुच में सर क्रीक को एक फ्लैश पॉइंट बना सकता है? क्या आपको लगता है कि भविष्य में सर क्रीक को लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक स्मॉल स्केल वार हो सकती है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।